तो स्वागत है बच्चों आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द स्कूल एजुकेशन अड्डा पर। बच्चों कल से हमने अपना इतिहास का पहला चैप्टर चालू कर दिया है उसमें थोड़े थोड़े टॉपिक्स देख लिए हैं। ठीक है ना। क्या देखा था? 2 तारीख मतलब अपने इतिहास के पहले चैप्टर में क्या नाम था उसका, कब कैसे और कहाँ। चैप्टर का नाम ये था, याद होगा आपको, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। 2 पार्ट्स में पढ़ने का बताया था मैंने। एक तारीखें कैसे निर्धारित करते हैं और हम कैसे जानते हैं, है ना, कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताया था कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी तारीखें हैं, क्या मतलब एक साधन है तारीखें जानने का। ये सब चीज़ हमने क्या कल देख ली थी। अब अगला टॉपिक है आपका उसी में, कौन सी तारीख है। मन में क्वेश्चन आता है कि अगर तारीखें महत्वपूर्ण हैं तो फिर कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण है, ये भी तो पता होना चाहिए कौन सी तारीख है महत्वपूर्ण है। ठीक, नीचे लिखा हुआ है कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण पैमाना क्या होता है। कुछ तारीखों का महत्वपूर्ण पैमाना क्या होता है। कैसे मान सकते हैं हम कि कोई तारीख, कैसे मान सकते हैं हम कि कोई तारीख महत्वपूर्ण है, या फिर कैसे मान सकते हैं कोई तारीख महत्वपूर्ण नहीं है, ये कैसे निर्धारित कर सकते हैं। देखो, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। ठीक, हम जो तारीख चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हमारा अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल दिया जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। टॉपिक का नाम ही क्या है, कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण है। तो टॉपिक का नाम क्या है, कौन सी तारीख है कौन सी तारीख महत्वपूर्ण। अब आप खुद सोचो, आप अपने ऊपर ले लो, आपका बर्थडे आता है 1 जनवरी को, या आपका बर्थडे आता है 26 जनवरी को, या आपका बर्थडे आता है आपका 15 अगस्त को। अब आप एक बात खुद बताओ, क्या सर, तो आपके लिए कौन सी तारीख महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त की उस दिन आपका क्या आता है, बर्थडे आता है। लेकिन आपका दोस्त, उसका बर्थडे आता है 15 सितंबर को, तो उसके लिए कौन सी तारीख महत्वपूर्ण होगी। उसके लिए कौन सी तारीख महत्वपूर्ण होगी सर, उसके लिए 15 सितंबर होगी। उसके लिए कौन सी तारीख महत्वपूर्ण होगी, 15 सितंबर होगी। ठीक है, तो मतलब समझे क्या आप, तारीखें इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि उन तारीखों पर कुछ घटनाओं को जोड़ देते हैं। जिस प्रकार से आपका बर्थडे 15 अगस्त को आता है, उसी प्रकार से आपके दोस्त का बर्थडे 15 सितंबर को आता है। लेकिन दोनों के लिए तारीखों महत्व अलग है। आपके लिए 15 अगस्त ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके दोस्त के लिए कौन सा, 15 सितंबर ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर हुआ ना जी सर, क्लियर हुआ। ठीक, यही देखना है हमें कि कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है ना, कौन सी तारीख को हम क्या मान लेते हैं, महत्वपूर्ण मान लेते हैं। हम उन तारीखों को महत्वपूर्ण मान लेते हैं उस समय, जिन तारीखों में उस समय कुछ घटनाएं घटी, ठीक है ना, जो हमें बता दी गई हो। तो क्या केवल सर, क्या केवल वही तारीख है महत्वपूर्ण? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उनकी जगह किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा कर लेंगे, उस घटना की जगह या उस युद्ध की जगह किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा कर लेंगे, तो वो तारीख महत्वपूर्ण हो जाएगी। वो तारीख क्या हो जाएगी, महत्वपूर्ण हो जाएगी। यही तो लिखा हुआ है कि कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीख चुनते हैं, उन जिन तारीखों के इर्द गिर्द हमारा अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर, वो किस लिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर हम चलने लगते हैं। जैसे महात्मा गांधी भारत कब आए, या हमारा देश आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को, आप सभी को पता है ना। अब 15 अगस्त 1947 को महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं बेटा, क्योंकि उस दिन क्या हुआ था, देश आजाद हुआ था। हो सकता है उस दिन कोई और घटना हुई होती तो हम आजादी के लिए याद ना रखकर उसको उस घटना के लिए याद रखते, या हमारा देश 15 जुलाई 1947 को आजाद हुआ था तो हम 15 जुलाई को याद रखते, ना कि 15 अगस्त को याद रखते। तो तारीखें उन घटनाओं के कारण महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तारीखें खुद में महत्वपूर्ण नहीं होती, खुद में इंपोर्टेंट नहीं होती है, वो उन घटनाओं के कारण महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर उनकी जगह कोई दूसरे मुद्दे उठा लेंगे तो उन मुद्दों के लिए तारीखें क्या हो जाएंगी, महत्वपूर्ण हो जाएंगी। ठीक है ना, चलो क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं।
ये व्यक्ति है आपके कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। और ये व्यक्ति है आपके लॉर्ड माउंट बैटन। ये व्यक्ति कौन है आपके, लॉर्ड माउंट बैटन। और इन दोनों, यहां से पहले आपके गवर्नर जनरल है, ये आपके क्या है, प्रथम गवर्नर जनरल है ना। और ये आपके लॉर्ड माउंट बैटन क्या है, सेकंड गवर्नर जनरल है। अब क्या बताना चाह रहा हूं मैं, हम जो इतिहास पढ़ते हैं, मान लो इनके समय का ही, तो अब इतिहासकारों ने क्या किया है, वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन के बीच ही जितने भी गवर्नर जनरल रहे या वाइसराय रहे, उनके बारे में क्या कर दी, सारी प्रशंसाएं कर दी है, उनके बारे में क्या कर दिया है, बता दिया है। तो इतिहासकार क्या केवल रहे, इतिहासकारों का इतिहास केवल इन गवर्नर जनरल के क्या हुआ, बीच में ही घूमता रहा। उन्होंने किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा की ही नहीं, तो दूसरे मुद्दे की तारीख जो डेट थी ना, वो कभी इंपोर्टेंट हुई नहीं। केवल कौन सी तारीख इंपोर्टेंट हो गई आपकी, जो आपके गवर्नर जनरल है, कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन। और इन्हीं तारीखों में आपको क्या मिल जाएंगे, इन्हीं तारीखों में आपको इनके क्या मिल जाएंगे, कार्य मिल जाएंगे। तो आपको केवल इतिहास में क्या पढ़ने को मिलेगा कि लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या कार्य किया, तो आपको क्या लगेगा, लिखे हुए मिल जाएंगे कि यही तारीख महत्वपूर्ण है। लेकिन हो सकता है उस समय और भी कोई घटनाएं रही हो बेटा, यही तो मैं बता रहा हूं। तारीखें महत्वपूर्ण क्यों हो जाती हैं, उन घटनाओं से, है ना कि खुद में महत्वपूर्ण है। उनके समय कोई घटना घटित हुई जिसको हमें पढ़ने को मिल गई, तो तारीखें क्या हो गई, महत्वपूर्ण हो गई। क्लियर हुआ ना। ठीक इसी प्रकार से वॉरेन हेस्टिंग्स ने कुछ कार्य किए। वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद और भी कई सारे गवर्नर जनरल आए, लॉर्ड लिटिल रिपिन और आपके डलहौजी, मिंटो, इरविन, है ना, लॉर्ड लगा लेना इन सबके आगे, लॉर्ड इरविन, उसके बाद हॉर्डिंग, लॉर्ड हॉर्डिंग, बहुत सारे, लॉर्ड बेलीजली, जितने भी गवर्नर जनरल आए। तो आपको जितना भी काल पूरा पढ़ने को मिलेगा, जब पहले वॉरेन हेस्टिंग्स कब आए थे आपके, 1773 से, है ना, और ये कब तक रहे आपके, 1948 तक। तो आप समझ सकते हो बेटा, लगभग कितने, 180 साल, 180 साल हमें केवल किन के बारे में पढ़ने को मिल जाता है, इन गवर्नर जनरल के बारे में, है ना, इन गवर्नर जनरल के बारे में। तो हम जो इतिहास पढ़ते हैं उस समय का, तो हमें केवल इनके कार्य पढ़ने को मिलते हैं, इसीलिए वो तारीखें क्या हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है। उनकी जगह अगर इतिहासकार किसी दूसरे मुद्दे पर भी चर्चा करते, तो वो तारीखें उस घटना के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्लियर, एक सीधी बात क्लियर क्या हो रही है, तारीखें महत्वपूर्ण होती है किससे, उस किसी घटना की वजह से, ना कि खुद में। क्लियर हुआ ना। हाँ चलो आगे बढ़ो, क्या है आगे। अब क्वेश्चन आता है, तारीखों का बता दिया सर, तारीखों का आपने क्या कर दिया, बता दिया कि तारीख कैसे निर्धारित करते हैं, है ना। और तारीख याद करने के या तारीखों में इतिहास में तारीखें पढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है, हम अवधियां कैसे तय करते हैं, टाइम पीरियड, हम अवधियां, टाइम पीरियड कैसे तय करते हैं। अभी तो सर आपने बोल दिया कि इतिहास में हर घटना को तारीख से याद नहीं रख सकते हैं, कुछ घटनाएं टाइम पीरियड में भी याद रखनी पड़ती हैं, कुछ घटनाएं किसमें, टाइम पीरियड में भी याद रखने पड़ते हैं। तारीख का बता दिया आपने। अब मन में क्वेश्चन आता है कि हम अवधियां कैसे याद करते हैं सर। मन में क्वेश्चन आएगा, आपके भी आएगा, मेरे भी आया था जब मैंने पढ़ा कि हम अवधियां कैसे याद कर सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं, क्या चीजें हो सकती हैं। तो अवधियां ज्ञात करने के लिए एक व्यक्ति हुए जिन्होंने अपनी फिलॉसफी दी, एक व्यक्ति हुए, क्या नाम था इनका, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इकोनॉमी, राजनीतिक दार्शनिक, क्या नाम था उनका, जेम्स मिल। जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में एक किताब लिखी है अपनी, कौन सी, द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, या ब्रिटिश भारत का इतिहास, ठीक है ना, नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, क्या लिखा हुआ है, हिंद नहीं है, हिंदू है ना, भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में विभाजित कर दिया।
तारीखों का बता दिया हमने। ये जेम्स मिल है आपके, ये कौन है आपके, जेम्स मिल। ठीक, तो जेम्स मिल नाम के एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने भारत के इतिहास को 3 कालखंडों में क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। कौन कौन से कालखंडों में, 3 कालखंडों में। कौन कौन से कालखंड, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। ठीक, वो क्या मानते थे, अवधियों को किस हिसाब से मानते थे आपके, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के हिसाब से मानते थे। ठीक, अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि भारत में जितना भी विकास हो सकता है केवल कौन कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स कर सकते हैं। बोले अभी तक भारत किस आधार पर चल रहा था, पहले हिंदुओं ने राज्य किया, प्राचीन इतिहास में देखोगे आप। मध्यकालीन इतिहास में क्या देखोगे आप, आपके मुस्लिमों ने राज्य किया भारत पर। आधुनिक इतिहास में आपको कौन पढ़ने को मिल जाएंगे, आपके ब्रिटिशर्स पढ़ने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो उनका यही कहना था, हिंदुओं ने भारत को अच्छे से मतलब संचालन नहीं किया, मुस्लिमों ने भी भारत का अच्छे से संचालन नहीं किया, तकनीकी रूप से सक्षम नहीं बनाया। तो बोले भारत का विकास केवल कौन कर सकता है, आपका ब्रिटिश काल कर सकता है। कौन कर सकता है, ब्रिटिश काल कर सकता है। इसीलिए उन्होंने भारत के कालखंड को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड, 3 खंडों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से, आपके हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा कौन सा, ब्रिटिश। क्या बोले, अब अगला आगे लिखा हुआ है, इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं, इसकी भी एक वजह है। अब बांट दिया किसने, जेम्स मिल ने, है ना, तो उन्हें क्या जरूरत पड़ी इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटने की, तो उसकी भी एक वजह है। क्या वजह है, वे हमें कालखंड हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। ठीक है ना, अगर हम कालखंडों में विभाजित नहीं करेंगे, आप ऐसे मान लो आप सबसे पहले 5th क्लास में आए, 6th क्लास में आए, उसके बाद 7th में आए, 8th में आए, 9th, 10th और 11th, 12th। ठीक, आपको अलग अलग क्लास में पढ़ाया गया या आप अलग अलग क्लास में पढ़ रहे हो, अभी 8th में पढ़ रहे हो क्या ऐसा पॉसिबल था कि आपको 5th के बाद डायरेक्ट 12th में डाल देते, डायरेक्ट 12th में डाल देते, क्यों पढ़ लेते डायरेक्ट, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं था। क्यों, आपको आपके हिसाब से, आपकी उम्र के हिसाब से अलग अलग क्लास में बांटा गया। ठीक है ना, उस हिसाब से आपका सिलेबस बनाया गया। आप जैसे जैसे हायर पहुंचते जाओगे आपका सिलेबस भी थोड़ा थोड़ा टफ होता जाएगा। आप खुद सोचना, क्या आपकी जो 6th क्लास का जो सिलेबस स्टैंडर्ड था, क्या आप 6th क्लास में जो आपकी सोशल साइंस की किताब का जो स्टैंडर्ड था वो क्या वर्तमान में 8th क्लास का है, मैं वो आप बोलोगे नहीं सर थोड़ा सा बढ़ गया है। तो सेम चीज अवधियां इसीलिए बांटने की कोशिश किया जाता है इतिहास को, या इतिहास को कालखंड में इसीलिए बांटा जाता है कि हम अलग अलग चीजों का अलग अलग क्या करें, अलग अलग बांट सकें। ठीक है ना, अलग अलग कैसे बांट सकें, क्या पहले रेलगाड़ी चलती थी, आज से करीबन 1500 या 1600 ईस्वी में रेलगाड़ी चलती थी, नहीं सर नहीं चलती थी। रेलगाड़ी चलना कब चालू हुई भारत में, 1853 में, यानी 19वीं शताब्दी में। क्या 16वीं सदी में चलती थी, नहीं चलती थी। तो अगर हम दोनों को एक ही कालखंड में दे देंगे, एक ही कालखंड में रख देंगे, तो फिर अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, ये जो परिवर्तन हुए उनमें अंतर कैसे ज्ञात करेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटते हैं। क्यों, ये क्या बताते, एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच जो बदलाव आए हैं उनके महत्व बताते हैं। एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच जो बदलाव आए हैं उनके क्या बताते हैं, महत्व बताते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको जो अर्थशास्त्री राजनीतिक व्यक्ति बताए, राजनीतिक शास्त्री, क्या नाम था उनका, जेम्स बेल। जेम्स बेल का क्या मानना था, जेम्स बेल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी थी, ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वास का ही बोलबाला था। किसका बोलबाला था, धार्मिक रूप से। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की ओर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला और संस्थानों को क्या किया जाए, लागू किया जाए। ठीक है ना, ये कौन बोलते थे, जेम्स मिल। क्या बोला जेम्स मिल ने, जेम्स मिल बोलते थे कि जब वो भारत आए, भारत इससे पहले हिंदुओं के बीच रहा,
है ना, तो हिंदू राजाओं ने राज्य किया। उसके बाद आपके मुस्लिम राजाओं ने राज्य किया। तो भारत प्रगति कर ही नहीं पाया। बोले भारत प्रगति कर ही नहीं पाया। हिंदू राजा अपने धर्मांध, मतलब होता है अपने धर्म में अंधे रहे और राज्य करते रहे। मुस्लिम राजा आए, वो अपने धर्म में अंधे रहे, वो भी राज्य करते रहे। उन्होंने भारत को डेवलप करने का सोचा ही नहीं। बोले भारत में ये काम कौन कर सकता है, केवल ब्रिटिशर्स कर सकते हैं। उनका तो ये भी मानना था कि भारतीयों की सारी जमीन ले लो और किसे सौंप दो, ब्रिटिश सरकार को सौंप दो, जिससे ब्रिटिश सरकार भारत को अच्छे से क्या कर सके, डेवलप कर सके। ठीक है ना, भारत को अच्छे से क्या कर सके, डेवलप कर सके। ये किसका मानना था, आपके जेम्स मिल का। ठीक है ना, और जेम्स मिल ने अवधियां कैसे तय की, 3 कालखंडों के आधार पर। बोले पहले हिंदुओं का शासन रहा, वो हिंदू हुआ। दूसरा शासनकाल मुस्लिमों का रहा, तो मध्यकालीन को मुस्लिम मान लिया, और आधुनिक को क्या मान लिया, ब्रिटिशर्स मान लिया। आधुनिक को क्या मान लिया, ब्रिटिशर्स मान लिया। अब ये चीज मानी थी किसने, ये चीज मानी थी बेटा किसने, कौन इतिहासकार थे या कौन आर्थिक या राजनीतिक शास्त्र थे, कौन, आपके जेम्स मिल। क्या ये चीज भारतीय इतिहासकारों को हजम होती, नहीं। वो तो अपने हिसाब से भारत को ढालेंगे ना, वो तो अपने हिसाब से भारत का क्या करेंगे, कालखंडों में विभाजन करेंगे। कौन कौन से कालखंड, कौन कौन से कालखंड, अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार, कौन से इतिहासकार, भारतीय इतिहासकार, भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन यानी एंशियंट, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की अपनी समस्याएं हैं। इतिहासकार को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है। ठीक है ना, पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क और लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। जेम्स मिल ने 3 खंडों में बांट दिया भारत का इतिहास, हिंदू, ठीक है सर, मुस्लिम, और तीसरा कौन सा, ब्रिटिश। ठीक, लेकिन जो भारतीय इतिहासकार थे उन्हें ये बात बेटा हजम नहीं हुई। उन्होंने अपने हिसाब से बांट लिया किसे, भारतीय इतिहास को। कौन कौन से, प्राचीन, जो बिल्कुल भारत बिल्कुल पिछड़ा हुआ था, उसके बाद मध्यकालीन, और तीसरा माना कहां से, आधुनिक, है ना, तीसरा क्या, आधुनिक। तो इंग्लिश में बोले तो क्या, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। अब क्या ये चीज भारतीयों के मन में खुद से आ गई थी, ये चीज भारतीयों के मन में क्या खुद से आई थी, नहीं सर, ये चीज उन्होंने उठाई थी कहां से, पश्चिम से। और पश्चिम में आधुनिक इतिहास का अर्थ था कि वहां हो चुका है क्या, आधुनिक काल को क्या मानते थे, वो काल वैज्ञानिक तौर पर, या क्या बोल सकते हैं आप, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना आपकी अवसंरचना, उसके आधार पर या टेक्नोलॉजी के आधार पर क्या हो चुका है, विकसित हो चुका है। लेकिन भारत में भी ये चीजें चल रही थी, लेकिन क्या पूर्ण रूप से नहीं थी। तो भारतीय इतिहासकारों ने 3 पार्ट्स में माना, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और ये चीज उठाई भी उन्होंने, इन खंडों को उठाया भी कहां से, पश्चिम से उठाया। ठीक है ना, लेकिन पश्चिम में आधुनिक का मतलब आधुनिक ही था, वहां टेक्नोलॉजीज आ गई थी, तकनीकी रूप से वो क्या हो गया था, सक्षम आ गया था, लोकतंत्र आ गया था। कि भारत में अभी तक लोकतंत्र आया था, नहीं आया था, मुक्ति मिल गई थी लोगों को। ठीक है, और समानता जैसी चीजें, जैसे आपने फ्रांस में देखा था, स्वतंत्रता समानता, है ना, और ये नारे वहीं से आए थे, ये चीजें हो चुकी थी। तो भारत को भी क्या कर दिया भारतीय इतिहासकारों ने, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, आगे लिखा है, जैसा कि आप किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में, जैसा कि आप किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को क्या बोलते हैं, औपनिवेशिक युग बोलते हैं। अब देखो, भारतीय इतिहासकारों ने क्या कर दिया, इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, कौन कौन से, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और ये चीज उठाई भी कहां से, कहां से उठाई, ये चीज कहां से ग्रहण की, आपके विदेशों से। ठीक, लेकिन विदेशों में आधुनिक का मतलब होता था, मॉडर्न इतिहास का मतलब होता था ऐसा इतिहास, ऐसा काल जो तकनीकी रूप से क्या हो, सक्षम हो, जहां लोगों को सोचने की, तर्क की क्या मिली हो, शक्ति हो, है ना, लोगों को स्वतंत्रता दी हो, समानता हो, है ना, और क्या बोल सकते हैं आप उसे, लोग अपनी बात रख सके। लेकिन क्या ये चीजें भारत में थी, बोले नहीं सर, जब भारत में, जब जो आधुनिक काल में बांटा है, उस समय तो भारत में लोगों के पास ना तो समानता थी, ना स्वतंत्रता थी, ना मुक्ति थी। क्यों, भारत में कौन रूल कर रहा था, कौन शासन कर रहा था, अंग्रेज क्या कर रहे थे,
शासन कर रहे थे। कुछ लोगों ने यह भी माना है क्या कि उस समय ना तो आर्थिक विकास हो रहा था, क्यों अंग्रेज क्या कर रहे थे, भारत से पैसा लेकर अपने देश में भेज रहे थे, तो बोले उस समय ना तो आर्थिक विकास हो रहा था, है ना। बहुत से लोग ये भी मानते थे क्या, बहुत सारे इतिहासकार इस युग को किस नाम से जानते थे, औपनिवेशिक युग के नाम से जानते थे। जैसे कुछ इतिहासकारों ने इस युग को आधुनिक युग कहा या आधुनिक इतिहास कहा, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको आपका आधुनिक इतिहास नहीं बोलते हैं। इसे किस युग के नाम से जानते हैं, आपके औपनिवेशिक युग के नाम से, औपनिवेशिक युग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो यहां तक क्लियर हुआ, क्या क्या देखा हमने इसमें, यहां तक क्लियर हुआ, क्या क्या देखा हमने इसमें, कौन सी तारीख है ये, सबसे पहले तो ये कौन सी तारीख है महत्वपूर्ण है ना, कौन सी तारीख है महत्वपूर्ण मानते हैं वो भी मैंने बता दिया। जैसे आपका बर्थडे 15 अगस्त को आता है, दोस्त का 15 सितंबर को, तो दोनों के लिए तारीखों का अलग अलग महत्व है, ठीक है। यहाँ इसी प्रकार से जो तारीखों में वो तारीखें महत्वपूर्ण मानते हैं जब कोई घटना घटी हो, उन तारीखों को महत्वपूर्ण मानते हैं जब कोई घटना घटी हो। जैसे भारत इतिहास में आप देखोगे सारे गवर्नर जनरल भर दिए तो उन्हीं की घटनाएं पढ़ते रहे, तो वही तारीखें महत्वपूर्ण मान ली, ठीक है ना। फिर अगला टॉपिक था इसमें क्या, हम अवधियां कैसे तय करते हैं, टाइम पीरियड को कैसे क्लासिफाई करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं। तो जेम्स वेल ने 3 बता दिए, हिंदू, मुस्लिम और ईसाई। बोले ना हिंदू ने भारत का उद्धार किया, ना डेवलप किया भारत को, ना मुस्लिम ने किया। भारत को डेवलप केवल कौन कर सकता है, ब्रिटिशर्स कर सकते हैं, यूरोप के जैसा बना सकते हैं। भारतीय इतिहासकारों ने भी 3 पार्ट्स में बांट दिया, 3 खंडों में भारत का विभाजन कर दिया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और ये चीज भी उन्होंने कहां से उठाई थी, विदेशों से उठाई थी। लेकिन विदेशों में आधुनिक का अर्थ होता था क्या, स्वतंत्र व्यक्ति, औपनिवेशिक ना हो के डेवलप हो वो लोग, मुक्ति मिल चुकी हो। लेकिन ये चीजें क्या भारत में थी, नहीं थी। तो कुछ लोगों ने, कुछ भारतीय इतिहासकारों ने ये तर्क दिया कि भारत का आधुनिक इतिहास नहीं है, या भारत का ये आधुनिक युग नहीं है, ये कौन सा युग है, औपनिवेशिक युग है। क्लियर हुआ ना यहाँ तक। चलो अब इसके बाद हमें आगे देखना है कि औपनिवेशिक क्या होता है, क्या क्या कार्य थे उसमें, ठीक है ना। वो सब हम कब देखेंगे आपके साथ, आपकी अगली क्लास में। तब तक आप इसको क्या कर लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना, जिससे आपको अच्छी अगली क्लास और अच्छे से बेटा समझ में आएगी, ठीक है ना बेटा। चलो मिलते हैं फिर आपसे अपनी अगली क्लास में।